Hello everybody, I welcome you once again in this sentence rearrangement video। इस पर हम बात कर रहे थे क्वेश्चंस की जो जेके बैंक पीओ एंड बैंकिंग एसोसिएट्स में पूछे जाएंगे। जैसे आप जानते हैं कि बैंकिंग का कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, बैंकिंग का ही क्यों ना, एसएससी का हो, रेलवेज का हो, बाकी एग्जाम्स क्यों ना हो, सीडीएस का हो, सेंटेंस रीअरेंजमेंट का जो ये टॉपिक है ये हर जगह पूछा जाता है। पर अभी हम फोकस कर रहे हैं जेके बैंक पीओ एज वेल एज बैंकिंग एसोसिएट्स की जो पोस्ट हमारे यूटी में नोटिफाई हुई हैं उसके लिए। आपको बता दूं, करियर सक्सेस ने आप सबके लिए एक ऑनलाइन कोर्स, एक ऑनलाइन बैच लाया है। आप सबके लिए ही है वो, जो लोग सीरियस होके जेके बैंक पीओ या फिर बैंकिंग एसोसिएट्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या फिर जेके एसएसबी क्लास 4 की जो वैकेंसीज एडवर्टाइज हुई है उसके लिए पढ़ना चाहते हैं, या फिर मैं पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट की बात करूं जो जेके एसएसबी बहुत जल्द नोटिफाई करने वाला है। इन सभी एग्जाम्स के लिए करियर सक्सेस ने ऑनलाइन बैचेस स्टार्ट किए हैं। ये नंबर है हमारे ऑफिस का, आप इस पर कॉल कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस नंबर पर कॉल कीजिए और सारे क्वेश्चन, सारी क्वेरीज पूछिए और ऑनलाइन बैच में एडमिशन भी लीजिए। राइट, हम बात कर रहे हैं सेंटेंस रीअरेंजमेंट की, ठीक है। ये टॉपिक प्रीलिम्स में आता है, मेंस में भी आता है, और ऐसे ही क्वेश्चंस की बात करेंगे जो जिनका मॉडरेट टू हाई लेवल हो डिफिकल्टी का। ऐसा क्यों? क्योंकि पीओ का जो ये पेपर होगा, ठीक है, बैंकिंग एसोसिएट्स के लिए हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं किस टाइप की क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। बट अगर मैं पीओ की बात करूं तो लेवल उसका ठीक ठाक आता है, ठीक है। उसके लिए ज़रूरी है कि आपको रीडिंग स्किल्स आपके बहुत अच्छे हों। उससे क्या होता है रीडिंग स्किल से? अगर आपने पेपर उठा के दिया होगा, जो स्टूडेंट्स 2019 में ये एग्ज़ाम दे चुके हैं उनको पता है कि एग्ज़ाम में 60 to 70 सिलेबस इंग्लिश के पोर्शन की अगर मैं बात करूं तो ऐसा आता है जिसमें आपके रीडिंग स्किल्स टेस्ट होते हैं। फिर चाहे मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करूं, पैराजम्बल्स की बात करूं, राइट, ये सब चीज़ें जो है आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग अच्छे करने से ही आपकी ठीक हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी हैं जिनसे ये क्वेश्चंस हम फटाफट से सॉल्व करते हैं और थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करके भी सॉल्व कर सकते हैं। आपको कोई बुक वगैरह रेफर करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक मैं आपको पढ़ा रही हूँ, जेके एग्ज़ाम के पेपर में इससे ज़्यादा आपसे कुछ और पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। लेवल जो होगा उस पर हम बात करेंगे, हम हर तरह के क्वेश्चंस को देखेंगे और बात करेंगे लेटेस्ट पैटर्न की, ठीक है। आपको पता है हर साल में जो एग्ज़ाम्स के सिलेबस में बहुत तरह की वेरिएशंस आती हैं, बट हम आपको फोकस्ड टू द पॉइंट स्टडी करवाएंगे ताकि आप इधर उधर ना भटके, सीधा मतलब की चीज़ जो एग्ज़ाम में पूछी जाएगी और जैसा पैटर्न एग्ज़ाम में फॉलो होगा उस तरह से ही आपको पढ़ाई करवाएंगे। तो बात करते हैं सेंटेंस रीअरेंजमेंट टॉपिक की। आज का टॉपिक रहेगा, आप में से कुछ लोग समझते हैं इस टॉपिक में क्या है और कुछ लोग नहीं समझते हैं। मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगी, पूरा 0 लेवल से स्टार्ट करके हम टॉप नॉच अपनी स्किल्स बनाएंगे। तो सेंटेंस रीअरेंजमेंट की बात करूं तो आपको इस तरह सेंटेंसेस दिए जाते हैं और वो क्या होते हैं, वो जम्बल्ड फॉर्म में होते हैं, एक पजल की तरह होते हैं। आपको वो पजल सॉल्व करनी है और इन चारों ऑप्शंस में से बताना है कि एग्जैक्टली क्या है। पजल सिर्फ वो पजल्स नहीं है कि आप सीटिंग अरेंजमेंट जो आप रीजनिंग में पढ़ते हैं, ठीक है, ये भी एक तरह की पजल ही है। क्यों? क्योंकि आपको इसमें देखना है कि किसके बाद कौन सा लॉजिकली सीक्वेंस जो है फॉलो करेगा। देखिए इसका जो पैटर्न है, इसमें पहला सेंटेंस और आखिरी का सेंटेंस ये जो है आपके पास फिक्स है, ठीक है। देखिए आखिरी का सेंटेंस तो नहीं है, इसमें पहला सेंटेंस अगर आप देखेंगे, सेंटेंस फर्स्ट, यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज अ यूनिक फीचर ऑफ इंडिया। अगर मैं आपसे कहूं, आप फटाफट से जैसे आप क्वेश्चन देखेंगे, सबसे पहले आपकी नजर एक बार, जस्ट एक ग्लांस, 1 सेकेंड के लिए आपको क्या करना है, एग्जाम्पल्स जो आप इसकी पढ़ रहे हैं उसके साथ साथ आपको ये जो आंसर्स हैं, ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शंस आपको दे दिए जाते हैं, आपको इस पर फोकस करना है। जस्ट 1 to 2 सेकेंड्स के लिए आपको देखना है फटाफट से, जिसको कहते हैं ना एक बर्ड्स आई व्यू लेना है। बर्ड्स आई व्यू मतलब सरसरी निगाह से देखना है कि क्या है। आपको देखना है
क्या देखना है वो बता देती हूँ कि स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं। 4 ऑप्शन अगर हैं हमारे पास, अगर आपके सारे ही ऑप्शन फॉर एग्जांपल क्यू से स्टार्ट हो रहे हैं, फिर तो आपको देखने की ज़रूरत पहले नहीं है। आपको एक चीज़ क्लियर हो गई कि सेंटेंस फर्स्ट के बाद ये जो सेंटेंस है नेहरू हैज़ रेफर्ड, इससे ही स्टार्ट होगा। बट आपको ये भी देख रहा है तो आपके लिए इजी हो जाएगा, बाकी सेंटेंसेस पे आप फोकस नहीं करेंगे। ये छोटी छोटी जो है ट्रिक्स हैं, आपको इस पे ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं इस ऑप्शन की बात करूं तो इसमें Q से भी है, R से भी है, S से भी है, P से भी है, तो आपके पास क्या है, सेम चांसेस है सारे ऑप्शंस के करेक्ट होने के। तो आपको देखना पड़ेगा लॉजिकली कौन सा सीक्वेंस में फॉलो करता है। देखिए, यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज अ यूनिक फीचर ऑफ इंडिया, ये पहला सेंटेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है पढ़ाई के लिए। आपको देखना है इस फर्स्ट सेंटेंस में आपको क्या है, आपको एक आइडिया मिल जाता है, ठीक है, एक आइडिया मिल जाता है कि आगे की सेंटेंसेस किस पर बेस्ड होंगे, किस टॉपिक पर बेस्ड होंगे। आप समझ गए, यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात हो रही है, इज इट क्लियर? यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात हो रही है, और यूनिटी इन डाइवर्सिटी किसके कॉन्टेक्स्ट में, हमारी कंट्री इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। बता रहा है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी एक यूनिक फीचर है। क्या है? यूनिक फीचर है द इंडियन डेमोक्रेटिक, जो हमारी कंट्री है इंडियन डेमोक्रेसी, उसका। ठीक है, आप समझ गए यूनिटी इन डाइवर्सिटी से बात होगी। अब देखते हैं, अगर मैं लॉजिकली देखूं QRSP, कोई सभी ऑप्शंस के सेम चांसेस हैं, मैं किसी एक को पर्टिकुलरली फोकस नहीं कर सकती हूँ। मैं एक काम कर सकती हूँ कि देख सकती हूँ कि हर सेंटेंस में क्या आइडिया है। दे शुड देयरफॉर फर्स्ट ट्राई टू नो द माइंड। दे कौन, ये दे तो इंट्रोड्यूस ही नहीं हुआ, ठीक है। दे क्या है, एक प्रोनाउन है। प्रोनाउन मतलब जो नाउन की जगह इस्तेमाल किया जाता है, बट दे की तो बात ही नहीं हुई, अभी तो सिर्फ इंडिया कंट्री की बात हुई। तो दे शुड देयरफॉर फर्स्ट ट्राई टू नो, ये दे कौन है, इसका मतलब P से स्टार्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक प्रोनाउन से स्टार्ट हो रहा है। आपको बता दूं, सेंटेंस रीअरेंजमेंट में क्या होता है, जो आपका पहला सेंटेंस होता है, फॉर एग्जाम्पल ये तो आपने एक स्ट्रक्चर देख लिया। कई बार ऐसा होता है आपको ये फर्स्ट सेंटेंस भी नहीं दिया जाता, आपको सिंपल PQRS दे दिया जाता है, तो अब आप खुद उसको जंबल सेंटेंस को ठीक करके एक पूरे ऑर्डर्ड फॉर्म में लेकर आइए। ठीक है, ऐसा होता है। तो आप में इसमें आपको जो फीचर मिला है इस क्वेश्चन में, एक बेनिफिट जो मिला है वो है कि पहला सेंटेंस आपको पता है कि आइडिया यही कन्वे होगा इन बाकी के सेंटेंसेस में भी। ठीक है, दिस इज क्लियर। बट अगर ऐसा ना दिया गया हो, ऊपर ना दिया हो कि पहला सेंटेंस ये है, तो आपको 4 या 5 के 5 खुद सॉल्व करने हैं, खुद देखना है कि पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है। ठीक है, लेकिन इसका हम फायदा उठाएंगे। हमें पता है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात हो रही है और हमारी कंट्री इंडिया की बात हो रही है, लेकिन जो ये P है ये स्टार्ट हो रहा है एक प्रोनाउन से। वो भी कौन सा प्रोनाउन? ये प्लूरल प्रोनाउन है। क्यों है ये प्लूरल प्रोनाउन? क्योंकि ये दे की बात कर रहा है, एक से ज्यादा लोगों की बात कर रहा है। तो दे की तो कोई बात ही नहीं हुई सेंटेंस, फर्स्ट सेंटेंस में कोई आप देख रहे हैं द, बस इंडिया की बात हुई। ठीक है, तो दे से क्या, दे किसको रेफर करेगा, कोई मीनिंग नहीं बन रहा, तो P से तो ये सेंटेंस स्ट्रक्चर स्टार्ट नहीं होगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें ऑप्शंस में देखना है, कोई सेंटेंस P से तो नहीं स्टार्ट हो रहा, कोई ऑप्शन P से तो नहीं स्टार्ट हो रहा, तो कोई हो रहा है, कोई हो रहा है, यस, जो ये D है ये P से स्टार्ट हो रहा है। अगर P से एक सीक्वेंस बन ही नहीं रहा, एक मीनिंग बन ही नहीं रहा, तो ये ऑप्शन कैसे ठीक हो सकता है? तो ये ऑप्शन गलत हो गया, आपने एक ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया, ये ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर दिया, हटा दिया, इसका मतलब वो आप जो ऑप्शन है वो खत्म है। अब लड़ाई किन के बीच में है? लड़ाई इन तीनों के बीच में है कि इन तीनों में से कौन सा सही होगा। ठीक है, इससे तो स्टार्ट नहीं होगा। इसके बाद देखते हैं, नेहरू हैज रेफर टू दिस यूनिटी। हाँ, नेहरू ने रेफर किया है, रेफर मतलब रेफरेंस दी है, बताया है, पॉइंट आउट किया है इस यूनिटी के बारे में वेरी फीलिंगली। जो ये वर्ड है फीलिंगली, इसका क्या मतलब है? फीलिंगली का मतलब होता है एक बहुत ही हार्टफेल्ट वे में, ठीक है, बहुत डीप इमोशंस के साथ उसने बात की है इस यूनिटी की। किन्होंने बात की है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बात की है इस यूनिटी के बारे में। किसमें? अगर आपको पता होगा, अगर आपकी जीके थोड़ी बहुत अच्छी है तो आपको पता होगा कि द डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक है जो कि इन्होंने लिखी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है। ये बुक्स एंड ऑथर्स में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसने लिखी है, तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। ठीक है, हाँ, ये सेंटेंस हो सकता है। क्यों? क्योंकि नेहरू ने बात की है यूनिटी की, यूनिटी, और हमने यूनिटी अगर आप देखेंगे तो सेंटेंस क्या है? दिस यूनिटी,
दिस यूनिटी मतलब सेंटेंस फर्स्ट में तो यूनिटी की बात हो रही है, पहला वर्ड ही हमारा यूनिटी है, इसका मतलब लॉजिकली हाँ क्यू ऑप्शन हो सकता है। जो ये क्यू ऑप्शन है ए, इससे हम स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, थोड़ी सी होप मिल गई कि हाँ इससे स्टार्ट हो सकता है, रेफर टू दिस यूनिटी। उसके बाद देखते हैं क्यू अगर सही होगा तो इसके बाद कौन सा सेंटेंस आएगा, ऑब्वियसली द सेंटेंस आर आएगा। तो देखते हैं क्यू के बाद आर आएगा, Those who do not see this underlying unity in apparent diversity। apparent का मतलब होता है जो क्लियर है, जो सामने आपको दिख रही है, ठीक है, जो क्लियरली अंडरस्टूड है, क्लियरली जो दिख रही है हमें डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, जब डाइवर्स फॉर्म होता है, जब भिन्न भिन्न फॉर्म, अलग अलग फॉर्म्स में हम रहते हैं तो क्या कहलाते हैं कि हम बहुत डाइवर्स है, तभी कहा जाता है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी। apparent diversity fail to understand this country properly। हाँ सीक्वेंस तो फॉलो हो रहा है, ठीक है, यूनिटी की बात है तो those who, अब उन लोगों की बात कर रहा है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं एस, एस है then they will discern standards। they किसके लिए यूज हुआ, इन लोगों के लिए यूज हुआ है, ठीक है, इन लोगों के लिए यूज हुआ तो ये फॉलो करेगा। They should therefore first try to know the mind and spirit of India, the Indian ethos, so to say। ethos का मतलब होता है पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, जैसे मैं बात करूं हमारे इंडिया के एथोस, हमारा कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं, तो वो होते हैं किसी कंट्री के, किसी कम्युनिटी के इथोस कहलाते हैं, ठीक है। देन दे विल डिसर्न स्टैंडर्ड्स, और उसके बाद दे शुड देयरफॉर फर्स्ट ट्राई टू नो। दे कौन है इसमें, ये जो लोग जिनकी बात ये कर रहा है यहाँ पर, जो नहीं समझ पाते यूनिटी इन डाइवर्सिटी को, ठीक है। ये सीक्वेंस हमें करेक्ट लग रहा है, मगर बाकी दो भी तो राइट हो सकते हैं, एक बार उन पे बात की जाए। ये उठाते हैं SQRP, SQPR है, ठीक है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज अ यूनिक फीचर ऑफ इंडिया, ये समझ गए आप। उसके बाद कह रहे हैं एस से स्टार्ट होगा, देन दे विल डिसर्न, बट कौन, ये दे कौन है, तो दे की तो बात ही नहीं हुई, डायरेक्टली हम एस पे जंप नहीं कर सकते, तो ये भी गलत हो गया, सी ऑप्शन गलत हो गया हमारा, राइट। अब किसके बीच में भाग दौड़ है, इन दोनों के बीच में, या तो ए है या तो बी है, ठीक है। अब आपको देखना है कहीं बी तो राइट आंसर नहीं है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज अ यूनिक फीचर ऑफ इंडिया, ये मैं बार बार पढ़ रही हूँ क्योंकि आपके माइंड में फिक्स हो जाए कि पहला सेंटेंस यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात कर रहा है इंडिया में। फिर है आर से अगर हम स्टार्ट करेंगे, दोज हु डू नॉट सी दिस अंडरलाइंग यूनिटी, यस। अगर हम पहले ऑप्शन की बात करें, क्यू में अगर नेहरू जी की बात हो रही है तो सेकंड में दोज हु डू नॉट सी दिस अंडरलाइंग यूनिटी, अगर यूनिटी की बात हो रही है तो फर्स्ट सेंटेंस में भी तो यूनिटी की ही बात हो रही है, तो एग्जैक्टली आर से भी ये जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो स्टार्ट हो सकता है। Those who do not see this underlying unity in apparent diversity fail to understand this country properly, ठीक है, हो सकता है, तो ये ऑप्शन भी उतना ही करेक्ट लग रहा है जितना पहला लग रहा है। बात करते हैं इसके बाद पी की, पी क्या है इसके बाद, they should therefore first try to know the mind and spirit of India, the Indian ethos, so to say, ठीक है। दे कौन, ये हमने पहले ही इंट्रोड्यूस किया है। देखिए सेंटेंस रीअरेंजमेंट का जो रूल है वो कहता है आप प्रोनाउन तभी यूज कीजिए जब आपने पहले नाउन को इंट्रोड्यूस कर दिया हो। आप समझ गए हैं, दोज, दे, ये सब यूज किनके लिए हुआ है, उन लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जो यूनिटी इन अपैरेंट डाइवर्सिटी नहीं देख पाते, दे फेल टू अंडरस्टैंड दिस, राइट। तो इसके बाद पी ऑप्शन करेक्ट लग रहा है, आर के बाद पी, हाँ लॉजिकली फॉलो कर रहा है। पी के बाद लेकिन एस है, देन दे विल डिसर्न, डिसर्न का क्या मतलब होता है, देन दे विल डिसर्न स्ट्रैंड्स ऑफ कॉमन हेरिटेज, इसका मतलब है उस पर वो बातचीत करते हैं खुल के, स्ट्रैंड्स ऑफ कॉमन हेरिटेज रनिंग ऑल थ्रू द डिफरेंसेस ऑफ लैंग्वेज, ड्रेस, फूड, मेथड ऑफ वर्शिप एटसेट्रा, ठीक है। तो क्या करेंगे, अगर हम बात करेंगे ऑप्शन एस, बिल्कुल, ये दे कौन है आपको बता दूं, ये दे उन लोगों की बात कर रहा है जो हमने आर में इंट्रोड्यूस कर दिए हैं, ठीक है। तो क्या आर के बाद पी, पी के बाद एस फॉलो कर रहा है, उन्हीं की बात कर रहा है कि वो क्या क्या करेंगे, वो डिसर्न करते हैं फिर स्ट्रैंड्स को कॉमन हेरिटेज के, रनिंग ऑल थ्रू द डिफरेंसेस ऑफ लैंग्वेज, ड्रेस, फूड, मेथड ऑफ वर्शिप एटसेट्रा। उसके बाद देखते हैं क्यू, ऑप्शन क्यू, नेहरू हैज रेफर्ड टू दिस यूनिटी वेरी फीलिंगली इन द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये ऑप्शन आपको ठीक लग रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आर के बाद टी, पी के बाद एस, एस के बाद क्यू, ठीक है।
इसमें आपका क्या है, ये सेंटेंस का जो है लॉजिकल स्ट्रक्चर बन रहा है। तो क्या होगा, जो डिसर्न कर रहे हैं स्टैंडर्ड्स, कौन बात कर रहे हैं, किन की बात हो रही है, उन लोगों की बात हो रही है। तो जो ये बी ऑप्शन है हमारे पास, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। आप, आई होप आपको ये समझ आया होगा, आई होप आपको इसमें प्रॉब्लम फेस ना कर रहे होंगे आप, ठीक है। तो इस पे आगे और बात करेंगे और क्वेश्चंस देखेंगे। टिल देन गुड बाय, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। हेलो एवरीबॉडी, आई होप आप सब लोग अच्छे से हैं, आप सब लोग घर पर सेफ हैं। मैं आपकी एडुकेटर शीना करियर सक्सेस की इस नई वीडियो में, इस नई सीरीज में आप सब का वेलकम करती हूँ। आज हम बात कर रहे हैं जेके बैंक पीओ एज वेल एज बैंकिंग एसोसिएट्स की जो पोस्ट हमारे यूटी में नोटिफाई हुई हैं, उसके रिगार्डिंग हम बातचीत करेंगे। आज सब्जेक्ट रहेगा हमारा इंग्लिश, और जो टॉपिक, जिस टॉपिक की हम बात करेंगे वो होगा सेंटेंस रीअरेंजमेंट। आप में से जितने लोगों ने पहले जेके बैंक का पिछले साल एग्जाम दिया है वो जानते हैं कि सेंटेंस रीअरेंजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है, चाहे वो बैंकिंग एसोसिएट्स का पेपर हो या फिर पीओ का प्रीलिम्स हो या फिर मेंस हो। अगर मैं बात करूं बाकी आईबीपीएस एग्जाम्स की, उसमें भी ये जो टॉपिक है बहुत रेलेवेंस रखता है। एसएससी के एग्जाम्स, चाहे सीपीओ, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक से आपको क्वेश्चंस हमेशा देखने को मिलते हैं। तो ये टॉपिक, ये चीज़ें ज़रूरी हैं हमें पढ़ना, और अगर हमें एग्ज़ाम क्रैक करना है तो एक राइट स्ट्रैटेजी होना इस टॉपिक के लिए खासकर बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इसमें आपके रीडिंग स्किल्स टेस्ट होते हैं। आप किस तरह से एग्जाम में इन जो सेंटेंसेस हैं उनको पढ़ते हैं और फिर उनका आंसर देते हैं, ये चेक होता है। आपकी रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना आपको पड़ेगा, उसके साथ साथ आपको एक राइट स्ट्रैटेजी की भी ज़रूरत है। स्ट्रैटेजी के बारे में आप कोई टेंशन मत लीजिए, करियर सक्सेस पूरी कोशिश कर रहा है कि आपके पास राइट मटेरियल पहुंचाया जाए। तो इसके आगे बात करते हुए ये फ़ोन नंबर आप पहले राइट डाउन कर लीजिए, अपने फ़ोन में सेव कर लीजिए। करियर सक्सेस की ऑफिस का फ़ोन नंबर है, आपको पता है जेके बैंक पीओ एज वेल एज बैंकिंग एसोसिएट्स, पंचायत अकाउंट असिस्टेंट हो या फिर क्लास 4 की जो हमारी यूटी में ऑलरेडी एडवर्टाइज हो गई हैं वैकेंसीज, इन सब के लिए खास ऑनलाइन बैचेस जो हैं स्टार्ट किए गए हैं। अगर आप उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर आप कोई क्वेरी, कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो ये दिस इज़ द फोन नंबर फॉर यू गाइज। कॉल ऑन दिस नंबर एंड गेट योर क्वेरीज रिजॉल्व्ड। आज बात होगी सेंटेंस रीअरेंजमेंट की। ये टॉपिक आप में से कुछ लोगों को आता होगा और कुछ लोगों के लिए बहुत प्रॉब्लम देता है ये टॉपिक। क्यों? क्योंकि वो समझ नहीं पाते कि लॉजिकल सीक्वेंस कैसे बनाए, किसके बाद कौन सा सेंटेंस फॉलो करेगा, वो समझ नहीं पाते हैं। ज़रा सा क्वेश्चन डिफिकल्ट हो गया और बस वो छोड़ देते हैं एग्जाम में, बट ऐसा नहीं करेंगे। एक और चीज़, जो मुझे क्वेश्चंस आप लोग लिखते हैं कमेंट सेक्शन में, जब मैं पढ़ती हूँ तो मैम बुक कौन सी पढ़े, बुक कौन सी ले, आप कौन सी बुक रेफर करते हो, आप कौन सी बुक हमें गाइड के लिए बताओगे। बट मेरी बात मानिए, बुक्स वगैरह के चक्कर में थोड़ा कम पढ़िए, क्योंकि बुक्स आपको सिर्फ प्रैक्टिस करवा सकती हैं, बट जो ये इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपको सीखने हैं, अगर आपको जानने हैं, तो आपके लिए वीडियोस इंपॉर्टेंट है, आपके लिए ऑनलाइन जो बैचेस हैं वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। हम ऐसे किन्हीं क्वेश्चंस पे बात नहीं करेंगे जिसका एग्जाम से कोई लेना देना नहीं होगा। हम बात करेंगे टू द पॉइंट, टारगेटेड स्टडी की, हम बात करेंगे तो स्मार्ट वर्क की। स्मार्ट वर्क कोई बहुत बड़ा हाइप नहीं है, ठीक है, ये कोई बहुत बड़ा वर्ड नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो कुछ ही लोग कर पाते हैं। कोई भी वो इंसान, कोई भी वो स्टूडेंट, कोई भी वो एस्पिरेंट जो अपनी कॉमन सेंस का यूज़ कर सकता है, वो स्मार्ट वर्क ही करता है, ठीक है। तो हम बात करेंगे आज इस क्वेश्चन की फटाफट से। इस क्वेश्चन को आप पहले सॉल्व कीजिए, आपको मैं 10 सेकेंड्स का टाइम देती हूँ। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर नोट डाउन करिए। मैं चेक करूँगी कितने स्टूडेंट्स राइट लिखेंगे और कितने और कितनों को ज़रूरत है पढ़ने की और प्रैक्टिस करने की, ठीक है। वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन फटाफट से सॉल्व कीजिए। आई विल गिव यू 10 सेकेंड्स। आई होप आपने किया होगा ये क्वेश्चन, पॉज की होगी वीडियो और इसका आंसर लिखा होगा। अब देखते हैं कि राइट स्ट्रैटेजी क्या है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। देखिए, पहले क्वेश्चन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कई लोग क्या करते हैं एग्जाम में, जो पिछले साल हुआ था जेके बैंक का एग्जाम, कई स्टूडेंट्स आए थे, उन्होंने कहा था मैम हमारे कई क्वेश्चन तो इसलिए छूट गए। क्यों? क्योंकि हमने क्वेश्चन ठीक से पढ़ा ही नहीं, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ना बहुत ज़रूरी है अगर आपको आगे आने वाले मार्क्स फेच करने हैं। कई बार हड़बड़ाहट में, जल्दी में हम क्वेश्चन ही छोड़ देते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो हम पढ़ेंगे पहले कि क्वेश्चन क्या कहता है।
क्वेश्चन कहता है रीअरेंज, पहला ही वर्ड है रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड देन आंसर द क्वेश्चन। रीअरेंज करना है, आप समझ गए क्वेश्चन पढ़ के, हार्डली 2 सेकेंड लगते हैं, 4 सेकेंड लगते हैं, 5 सेकेंड लगते हैं, उससे ज़्यादा नहीं लगता क्वेश्चन पढ़ने में, तो वो यूज़ कीजिए वो 5 सेकेंड एग्जाम में और क्वेश्चन पढ़िए, ठीक है। देखिए सेंटेंस आपके सामने है, लेकिन इसमें क्या चेंज है कि सेंटेंस 1 और सेंटेंस 6 आपको दे दिए गए हैं। ये वाला सेंटेंस फिक्स्ड है और ये वाला सेंटेंस फिक्स्ड है, पहला सेंटेंस और लास्ट का सेंटेंस। तो करना किनको अरेंज है, इनको, जो ये 4 सेंटेंसेस आपके सामने हैं PQRS करके, इनको आपको अरेंज करना है और एक लॉजिकल सीक्वेंस बनाना है, एक मीनिंगफुल सेंटेंस से बनाना है और देखना है कि 4 ऑप्शन में से राइट कौन सा है। पहले तो आपको बता दूं, जैसे आप ये इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में देखते हैं और देखेंगे, आई गारंटी यू, चाहे आप बैंकिंग का एग्जाम में पीओ का दें या फिर बैंकिंग एसोसिएट्स का दें, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई बुक वगैरह रेफर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पता है कि सॉल्व कैसे करने हैं, उसके बाद सिर्फ प्रैक्टिस, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस। करियर सक्सेस आपको इतना स्टडी मटेरियल देगा कि आपको प्रैक्टिस करते करते आप थक जाएंगे, मगर वो स्टडी मटेरियल खत्म नहीं होगा, ठीक है। ये मैं मजाक में नहीं कह रही, दिस इज द फैक्ट, दिस इज द ट्रूथ कि यू विल गेट दिस। लेकिन पहले बात करते हैं कि सॉल्व कैसे करेंगे। जैसे ही आपने ये क्वेश्चन देखा एग्जाम में, ठीक है, आगे जो मैं बातें बोलूंगी उसको प्लीज ध्यान से सुनिएगा, या तो हो सके एक नोटबुक पे राइट डाउन करिए, फटाफट से अपनी नोटबुक और पेन लेकर बैठिए, ठीक है, बिकॉज नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले जैसे आपने ये क्वेश्चन देखा एग्जाम में, डरना नहीं है, ठीक है, और फटाफट से देख, इस पे नहीं पहुंचना है क्वेश्चन पे, एक नजर 2 से 4 सेकेंड यहाँ भी लगाइए। क्यों? आपको ये सब सॉल्व करके क्वेश्चन का आंसर ही तो देना है, और आंसर में आपके पास 4 ऑप्शंस ऑलरेडी हैं। आपको क्या चीज़ें देखनी है, आपको पैटर्न देखना है, आंसर में पैटर्न ढूंढने हैं। क्या पैटर्न है, आपको ये देखना है कहीं ऐसा तो नहीं है कि सारे ऑप्शंस क्यू से स्टार्ट हो रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि क्यू से हो रहे हैं। तो आप क्या है, कई बार ये आंसर आप देखते ही नहीं है, आप चेक ही नहीं करते कि 4 ऑप्शंस में से कहीं क्यू से तो नहीं स्टार्ट है। अगर ऐसा होगा तो क्या बेनिफिट है, आपको पता है स्टार्ट यहीं से है, तो आप बाकी सेंटेंसेस को पहले नहीं पढ़ेंगे, आप फिक्स कर लेंगे कि क्यू ही आएगा, सेंटेंस 1 आएगा फिर क्यू आएगा। बट हमारे केस में ऐसा नहीं है, पहला क्यू है, आर है, एस है, पी है, तो किसी से भी स्टार्ट हो सकता है, इक्वल प्रोबेबिलिटी है, इक्वल चांस है हर तरह के सेंटेंस के पहले आने का। तो देखते हैं पहला सेंटेंस क्या है। एक और चीज़, इन दोनों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको सेंटेंस 1 पहला और लास्ट का दिया है तो पढ़िए, आपको पता चलेगा कि सेंट्रल आइडिया क्या है। पहला है सेंटेंस, यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज अ यूनिक फीचर ऑफ इंडिया। आप समझ गए पहले सेंटेंस में किसकी बात हो रही है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ठीक है, अनेकता में एकता की बात हो रही है, हमारी कंट्री इंडिया के बारे में बात हो रही है। और आइडिया आपको मिल गया, आगे आने वाले सेंटेंसेस में किस पे बात होगी, इस पे, यूनिटी इन डाइवर्सिटी पे बात होगी। और लास्ट का सेंटेंस भी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि आपके लिए दिया है ऑलरेडी, तो इसका फायदा उठाइए ना, पढ़िए ये सेंटेंस। हैव यू रेड दिस बुक, तो क्या है लास्ट के सेंटेंस में, आप समझ गए, एक बुक के बारे में बात होगी और पूछा जा रहा है कि आपने पढ़ी है ये किताब। अगर नहीं पढ़ी है तो आप पढ़ लीजिए, ठीक है, अभी पढ़िए, ये बताया है लास्ट में। इसका मतलब आप समझ गए, थोड़ा आइडिया आपको मिल गया कि बुक के बारे में बात हो रही है लास्ट सेंटेंस में, और सबसे पहले बात हो रही है यूनिटी इन डाइवर्सिटी के बारे में। अगर यूनिटी इन डाइवर्सिटी के बारे में बात हो रही है पहले सेंटेंस में, तो इसके बाद जो लॉजिकली फॉलो करेगा इस सेंटेंस को, जो सेंटेंस फॉलो करेगा उसमें ज़रूरी यूनिटी की बात होगी या फिर इंडिया की बात होगी, ऐसा ही कुछ होगा ना, ऐसे ही बनता है पैराग्राफ। अब हम ऑप्शंस में देखते हैं, QRSP चारों ऑप्शन से स्टार्ट है, तो देखते हैं पहले सेंटेंस तो नहीं स्टार्ट हो जाएगा, दे शुड देयरफॉर फर्स्ट ट्राई टू नो। बट सबसे पहले ये दे, ये कौन है आपको पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सेंटेंस 1 में दे तो यूज ही नहीं हुआ, सिर्फ इंडिया की बात हुई है और इस टॉपिक की बात हुई है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात हुई है। तो ये दे कौन, ये प्रोनाउन दे किसके लिए यूज हुआ है आपको नहीं पता, इसका मतलब पी से स्टार्ट नहीं होगा। दे जब आपने पहले इंट्रोड्यूस ही नहीं किया, आप याद रखिए सेंटेंस रीअरेंजमेंट में पहले नाउन आएगा, नाउन इंट्रोड्यूस हो जाएगा, उसके बाद हम उसका प्रोनाउन लिखेंगे। और दे एक प्लूरल प्रोनाउन है, प्लूरल मतलब एक से ज़्यादा लोगों को आप दे कहते हैं, तो दे तो कोई है ही नहीं फर्स्ट सेंटेंस में, तो पहला सेंटेंस पी नहीं होगा। इससे क्या फ़ायदा हुआ आपको ये जानने से, जो भी ऑप्शन पी से स्टार्ट है वो
आंसर नहीं है, आप समझ गए। तो कोई ऑप्शन है पी से? यस, ये डी कैंसिल हो गया, इसका मतलब ये डी इसका ऑप्शन नहीं है करेक्ट, ठीक है। पी खत्म है। उसके बाद क्यू से देखते हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात हो रही है, तो नेहरू हैज रेफर्ड मतलब रेफरेंस दिया है, पॉइंट आउट किया है किसको? इस यूनिटी को वेरी फीलिंगली का मतलब होता है हार्टफेल्ट, पूरा तहे दिल से, ठीक है। पूरे उसने अपने इमोशंस के साथ नेहरू ने क्या किया है? इस यूनिटी का वर्णन किया है, इस यूनिटी के बारे में कहा है, किसमें? द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में। जिन लोगों की जीके थोड़ी सी भी अच्छी है उन्हें पता है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया एक बुक है जो किसने लिखी है? नेहरू ने लिखी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है ये बुक। तो ये हो सकता है, क्यों? क्योंकि यूनिटी की बात कर रहे हैं, नेहरू ने जो यूनिटी के बारे में बात की है अपनी बुक में, और यूनिटी के बारे में पहले सेंटेंस में बात हुई है, तो क्यू से स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। लेकिन बाकी ऑप्शंस भी हैं, तो हम एक के पीछे नहीं पड़ जाएंगे, हाँ बस यही है, बाकी भी देखने पड़ेंगे। आर से देखते हैं, दोज हु डू नॉट सी दिस अंडरलाइंग यूनिटी, ठीक है। आप समझ गए इस सेंटेंस में किसकी बात हो रही है? अंडरलाइंग यूनिटी। और ये यूनिटी आपने पहले सेंटेंस में ऑलरेडी इंट्रोड्यूस किया हुआ है यूनिटी, तो हाँ आर भी तो हो सकता है। तो दोनों के चांसेस 50-50 हो गए, क्यू भी हो सकता है, आर भी हो सकता है। अब एस का देखते हैं, देन दे विल डिसर्न स्ट्रैंड्स ऑफ कॉमन। डिसर्न का मतलब आपको बता दूं, जब आप किसी चीज पर क्या करते हैं? डिस्टिंग्विश करते हैं किसी को, किसी चीज पे आप डिबेट करते हैं आगे पीछे, जब बात करते हैं तो डिसर्न कहते हैं उसको, ठीक है। जब आप नोटिस करते हैं किसी चीज को तो डिसर्न करते हैं। देन दे विल, अगेन इसमें दे यूज हुआ है, और दे तो फर्स्ट सेंटेंस में यूज ही नहीं हुआ, तो दे किसके लिए आया ये आपको पता ही नहीं है, तो एस भी नहीं होगा। इसका मतलब आपने क्या कर दिया? एस वाले ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर दिया, और एस से कोई ऑप्शन स्टार्ट है सी, इसका मतलब है सी ऑप्शन भी नहीं होगा। वाई? बिकॉज कोई सीक्वेंस बन ही नहीं रहा, कोई मीनिंग बन ही नहीं रहा। यूनिटी इन डाइवर्सिटी के बाद सीधा देन दे विल डिसर्न स्टैंडर्ड्स, भाई कौन दे? आपने तो इसको इंट्रोड्यूस ही नहीं किया इस दे को, इसका मतलब एस भी नहीं होगा। तो क्या बच गया, क्यू या आर? ये आपको सीखना पड़ेगा। This you have to understand कि how do you have to basically approach your questions, right? A very basic strategy says elimination method. क्या है elimination method? आप चारों ऑप्शंस में एलिमिनेट करते जाइए, तो आप आखिर में एक या दो ऑप्शन आपके पास रहेगा, तो इसलिए आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, टाइम सेविंग हो जाएगा। एग्जाम में टाइम का ही तो खेल है, आप किसी को भी पेपर दीजिए, कोई भी आराम से सॉल्व कर लेगा, बट टाइम पर जो कर सके वही विनर है, राइट? जॉब भी वही लेगा। तो आपको टाइम पर सॉल्व करने के लिए एलिमिनेट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। दो ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर लिए, अब आपके पास दो रह गए, या तो क्यू या तो आर। बात करते हैं क्यू की। नेहरू हैज रेफर टू दिस यूनिटी वेरी फीलिंगली इन द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। समझ गए? उस बुक के बारे में बात हो रही है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है। आप देखेंगे ऑप्शंस में क्यू के बाद आर फॉलो हो रहा है। Those who do not see this underlying unity, हाँ बन तो रहा है, पूरा सीक्वेंस बन रहा है ऑप्शन ए का, क्यू के बाद आर, आर के बाद एस, देन दे विल डिसर्न स्ट्रैंड्स। बिल्कुल, आपने आर को अगर इंट्रोड्यूस कर दिया, अब मैं आपको बताती हूँ ये दे क्यों करेक्ट है यहाँ पर। ये जो दोज की बात हो गई, उन लोगों की बात हो गई जो इस अंडरलाइंग यूनिटी को इन अपैरेंट डाइवर्सिटी, अपैरेंट जो ये वर्ड है, इस अपैरेंट का क्या मतलब है? देखिए, जब आप एक सेंटेंस रीस्ट्रक्चर का जो ये क्वेश्चन है, पैराजम्बल्स भी इसे कहते हैं, आपको बता दूं सेंटेंस रीअरेंजमेंट को काफ़ी लोग पैराजम्बल्स भी कहते हैं। तो पैराजम्बल्स का जो ये क्वेश्चन जब आप सॉल्व करते हैं तो आपको वर्ड के मीनिंग पता होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मैं एडवाइस करती हूँ कि आप बहुत सारी रीडिंग कीजिए, राइट? अपनी रीडिंग स्किल्स को डेवलप कीजिए। रीडिंग स्किल्स में क्या है कि आपको फटाफट से पढ़ना है और उसका मीनिंग भी साथ में कॉम्प्रिहेंड करना है, मीनिंग भी साथ में समझना है। तो अगर आपको वर्ड का मीनिंग नहीं पता होगा तो सेंटेंस तो आपके लिए ऑब्वियसली बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगा। मैं आपको साथ साथ में मीनिंग भी समझा रही हूँ। तो अपैरेंट का मतलब होता है जो क्लियरली आपको दिखता है, ठीक है। अपैरेंट जो है मतलब हमारी जो डाइवर्सिटी है वो अपैरेंट है, सबको दिखती है कि इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, ठीक है, अलग अलग तरह के लोग यहाँ रहते हैं। तो अपैरेंट डाइवर्सिटी फेल टू अंडरस्टैंड। अगर आर ठीक है, आर के बाद एस का लिखना राइट है, क्यों? देन दे विल डिसर्न। ये दे कौन? इनको आप ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर चुके हैं आर वाले सेंटेंस में, राइट? आपने इसको ऑलरेडी इंट्रोड्यूस किया है तो ये सेंटेंस ठीक है। बट एस के बाद क्या है? एस के बाद पी,
दे शुड देयरफॉर फर्स्ट ट्राई टू नो द माइंड एंड स्पिरिट ऑफ इंडिया, द इंडियन इथोस से टू से। अगेन जो ये दे है ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, ये बात कर रहा है इन दोज के बारे में। कौन? वो लोग जिनकी बात हो रही है, जो क्या करते हैं, फेल करते हैं यूनिटी को अंडरस्टैंड करने में। ठीक है, यहाँ तक तो सब सही है, हाँ ऑप्शन ए करेक्ट है। बट इसके बाद अगर आप 6 सेंटेंस देखेंगे, खत्म तो हमें सेंटेंस नंबर 6 से ही करना है। हैव यू रेड दिस बुक, इफ नॉट यू शुड डू नाउ। ये दिस कौन सी बुक है भाई, आपने तो बताया ही नहीं। अगर आपने हैव यू रीड दिस बुक बोला है, इसका मतलब है आपने इससे पहले जो सेंटेंस आएगा उसमें इस बुक की बात की होनी चाहिए, अदरवाइज तो मीनिंग ही नहीं बन रहा ना। दिस बुक कौन सी बुक भाई, आपने बताया ही नहीं। अगर हम पहला ऑप्शन देखेंगे, ठीक है, एस के बाद पी, देन लास्ट का जो हमारा सेंटेंस रहेगा, अगर हम क्या करते हैं, अगर हम इस ए ऑप्शन को करेक्ट ऑप्शन मानते हैं तो हमारे हिसाब से लास्ट का ऑप्शन तो ये पी आएगा। और इस पी ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, देयरफॉर दे शुड फर्स्ट ट्राई टू नो, इन दे की बात हुई है, इन लोगों की बात हुई है, तो बुक की तो बात ही नहीं हुई। तो कैसे आप समझ सकते हैं कि पहला सेंटेंस ठीक है? आपको बता दूं ये पहला सेंटेंस भी गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पी की बात हो रही है। अगर ये सेंटेंस पहला ऑप्शन अगर आपका ठीक होता तो आपकी लास्ट ऑप्शन में इस बुक की बात होनी चाहिए। जो लास्ट का जो ये S6 आपको ऑलरेडी मेंशन था, जो ये फिक्स्ड सेंटेंस था, हैव यू रेड दिस बुक, तो कौन सी बुक, उसकी तो बात आपने की नहीं पहले, वो तो आपने बहुत पहले बता दी। कौन सी बुक? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ठीक है, वो तो क्यू में ही आ गई और ये तो सबसे पहले है, तो ऐसा नहीं होगा, पहला ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन रह गया फिर, कौन सा? बी, और आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगर नन ऑफ दी अबव होता, ठीक है, नन ऑफ दीज होता ऑप्शन, तो आपको सारे ऑप्शंस देखने थे। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स काफ़ी गलती करते हैं कि वो इस ऑप्शन को भी एग्जाम में चेक करते हैं, उससे आपका टाइम वेस्ट होता है। जब आपको पता है 4 ही ऑप्शंस है तो ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है, इसी को बोलते हैं ना स्मार्ट वर्क, इसी को बोलते हैं कॉमन सेंस यूज़ करना, कि अगर 4 ऑप्शंस हैं और एक ही बच गया तो ऑब्वियस सी बात है वही आपका राइट आंसर है। नन ऑफ दीज तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो वो कैसे राइट हो जाएगा? ठीक है, तो आप ये गलती एग्जाम में ना कीजिएगा। अगर 4 ऑप्शंस हैं, मैं ये तब बोल रही हूँ जब 4 ऑप्शंस हैं, नन ऑफ दीज नहीं है, तो इनमें से अगर आपने 3 एलिमिनेट कर दिए तो ऑब्वियस सी बात है ना, यही है। इसको चेक करने की फिर कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे टाइम सेव कीजिए, बिकॉज टाइम इज़ एवरीथिंग इन द एग्ज़ाम, टाइम मैटर्स। आप कितना टाइम लगा रहे हैं वो मैटर करेगा। तो जब आपको पता है ये लास्ट का ऑप्शन ठीक है तो इसको टिक करके आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए, राइट। बट अभी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि वो क्यों जो है करेक्ट है। देखो वो ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है आर से। मैं पहला सेंटेंस पढ़ती हूँ, यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज अ यूनिक फीचर ऑफ इंडिया। यूनिक फीचर ऑफ इंडिया की बात कर रहा है, और कौन सा फीचर? यूनिटी इन डाइवर्सिटी। फिर होगा दोज हु डू नॉट सी दिस अंडरलाइंग यूनिटी, यस सेंस बन रही है तो आर। इन अपेरेंट डाइवर्सिटी फेल टू अंडरस्टैंड दिस कंट्री प्रॉपरली। ठीक है, बात हो गई। दोस्त, कौन से दोस्त? वो लोग, उन दोस्त को आगे बताया है कि जो ये अंडरलाइंग यूनिटी नहीं समझते। अंडरलाइंग यूनिटी क्यों ठीक है इसके बाद? क्योंकि यूनिटी को आपने फर्स्ट सेंटेंस में ही एक्सप्लेन किया था। इसके बाद क्या है? पी, दे शुड देयरफॉर फर्स्ट ट्राई टू नो द माइंड एंड स्पिरिट ऑफ इंडिया, द इंडियन इथॉस। इथॉस का मतलब होता है आपका कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक, आप जिस रीजन से हैं, जिस कंट्री से हैं, जिस कम्युनिटी से हैं, उसका इथॉस कैसा है। ठीक है, उसका इथॉस कितना रिच है। इथॉस का मतलब होता है कल्चरल जो आपके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है, जो अलग भिन्न होते हैं सभी कम्युनिटीज़ के, वो कहलाते हैं उस कल्चर के इथॉस। सो टू से, ठीक है। पी के बाद है एस, देन दे विल डिसर्न स्ट्रैंड्स ऑफ कॉमन हेरिटेज रनिंग ऑल थ्रू द डिफरेंसेस ऑफ लैंग्वेज, ड्रेस, फूड, मेथड ऑफ वर्शिप एक्सेट्रा। ठीक है, एस। इस एस के बाद आ गया व्हाट? क्यू, नेहरू हैज़ रेफर टू दिस यूनिटी वेरी फीलिंगली इन द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ये है आपकी बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ठीक है, अब आपने लास्ट में डिस्कवरी ऑफ इंडिया बोल दिया। अब देखिए सेंटेंस 6, हैव यू रेड दिस बुक, क्या आपने ये बुक पढ़ी है? इफ नॉट, अगर नहीं पढ़ी है तो अभी पढ़िए। समझ गए आप? लास्ट का सेंटेंस होगा क्यू। क्यों? क्योंकि हमने S6 जो हमें ऑलरेडी फिक्स सेंटेंस था उसमें इसी बुक की बात की है। किस बुक की बात की है? द डिस्कवरी ऑफ इंडिया की बात की है। इसलिए कौन सा ऑप्शन ठीक है?
ऑप्शन नंबर बी ठीक है, राइट। आई होप आपको ये समझ आएगा। कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। इसके साथ साथ अगर आपको लगता है इस वीडियो ने आपकी थोड़ी सी भी हेल्प की है, अगर आपने कोई नया पॉइंट आज सीखा है इस वीडियो में, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, राइट। शेयर कीजिए तब जब अगर आपकी इस वीडियो ने थोड़ी सी भी हेल्प की है, देन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, विद योर रिलेटिव्स, और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, कजिन्स हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, दिस इज गोइंग टू प्रूव अ बून फॉर ऑल ऑफ देम, राइट। आई शैल मीट यू वेरी सून। गॉड ब्लेस यू ऑल।